23 मार्च 2012 को नासा मिशन कंट्रोल ने स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू को रेडियो पे बताया कि बहुत सारे माइक्रो मीटियोराइट्स 6 मिनट बाद आईएसएस से टकराने वाले हैं। इस रेडियो मैसेज ने पूरे आईएसएस में भगदड़ मचा दी। एस्ट्रोनॉट्स के पास इतना कम वक्त था कि वो इस दौरान स्पेस स्टेशन की डायरेक्शन भी नहीं बदल सकते थे। पर सवाल ये है कि स्पेस के जिस हिस्से में आईएसएस मौजूद है वहाँ बेशुमार माइक्रो मीटियोराइट्स होते हैं, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस इन मीटियोराइट से आखिर बचता कैसे है। 380 गाड़ियों जितने वजनी आईएसएस की डायरेक्शन चेंज करने के लिए बिना फ्यूल और बिना अर्थ से मदद लेकर ये काम कैसे सर अंजाम दिया जाता है। एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आईएसएस को अर्थ से स्पेस में कैसे ले जाया गया, और जब आईएसएस अर्थ की दूसरी साइड पे होता है तो उसके साथ कैसे कांटेक्ट किया जाता है। बी सरप्राइज्ड के चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, $150 बिलियन या फिर 12,375 अरब रुपयों की लागत से तैयार किया गया आईएसएस स्पेस में इंसानों का एक ऐसा घर है जिसकी एग्जाम्पल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। इसको बनाने में अभी तक सैकड़ों हाई टेक पार्ट्स लग चुके हैं। इसमें 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स हैं जिनमें रहने और सोने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स, एक ऑब्जर्वेशन डेक के लिए और 6 साइंस लैब्स के लिए भी अलग अलग मॉड्यूल्स शामिल हैं, जो सारे एयर टाइट टनल के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। इनके साथ साथ आईएसएस में कई स्पॉट्स अभी तक खाली पड़े हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैप्सूल्स पार्क करने के लिए, तो कुछ में आईएसएस की लाइफ बोट्स हमेशा के लिए पार्क्ड हैं, ताकि इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई मसला होता है तो ये लाइफ बोट्स एस्ट्रोनॉट्स को सेफली अर्थ तक पहुंचा सकें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का बनाया जाने वाला सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा आईएसएस बेशक जमीन से 400 किलोमीटर दूर है, पर फिर भी इसको जमीन से बाइनोकुलर्स की मदद से देखा जा सकता है। या फिर इसकी साइज का अंदाजा अगर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से लगाना हो तो यूं समझ लें कि बुर्ज खलीफा का बॉटम या उसकी बेस जितनी फैली हुई है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इससे भी बड़ा है। आईएसएस का टोटल वजन 4,60,000 kg है। ये इतना ही वजन है जितना 380 गाड़ियों या फिर 25 पैसेंजर बसेस का होता है। पर सवाल ये है कि इतना वजनी और इतना बड़ा आईएसएस स्पेस में गया कैसे। आईएसएस की शुरुआत सिर्फ 2 मॉड्यूल से हुई थी और ये दोनों स्पेस में ही एक दूसरे से कनेक्ट किए गए थे। एक मॉड्यूल अमेरिका ने बनाया था तो दूसरा रशिया ने। 1992 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका और रशिया ने आपस में कोलैबोरेट किया और दोनों सुपर पावर्स ने मिलकर स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का इरादा किया। पहले रशिया ने जारिया नाम का मॉड्यूल स्पेस में भेजा और उसके बाद अमेरिका ने अपना यूनिटी उसके पीछे रवाना किया। 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हुए यूनिटी ने जारिया का पीछा किया। 20 नवंबर 1998 को सुबह 6:40 पे ये दोनों मॉड्यूल्स जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर एक दूसरे से कनेक्ट हुए और यूं जन्म हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। तब से लेकर पिछले 26 सालों में पूरी दुनिया के इंजीनियर्स ने मिलजुल कर अपने अपने मॉड्यूल्स बनाए और उनको रॉकेट्स के जरिए स्पेस में भेजकर आईएसएस से कनेक्ट किया। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यूएस और रशिया के अलावा यूरोपियन और जापानीज मॉड्यूल्स भी जुड़े हुए हैं। ईयर 2000 से लेकर आज तक आईएसएस में 24 सालों से कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें ये खाली हुआ हो। हर वक्त इसमें किसी न किसी कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं। आईएसएस के अंदर एस्ट्रोनॉट्स की जरूरियात पूरी करने के लिए वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो किसी भी सुपर स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, जिनमें ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। एक इंसान खाने के बगैर 3 हफ्तों तक, पानी के बगैर 3 दिनों तक और ऑक्सीजन के बगैर सिर्फ 3 मिनट तक जिंदा रह सकता है। जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर जहां ना एटमॉस्फेयर है ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, वहां आईएसएस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एस्ट्रोनॉट्स को फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करके देना है। एक एवरेज इंसान को दिन में 15,000 लीटर या फिर 22 kg ऑक्सीजन चाहिए। आईएसएस में रहने वाले 9 एस्ट्रोनॉट्स के लिए दिन में करीब 200 kg ऑक्सीजन की फराहमी वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
यहाँ एस्ट्रोनॉट्स के लिए कई दिनों की ऑक्सीजन सप्लाई टैंक्स में मौजूद होती है, ताकि अगर सिस्टम फेल हो जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई अर्थ से रॉकेट्स आने तक इतनी हो कि एस्ट्रोनॉट्स जिंदा रह सकें। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि सिर्फ 6 घंटों में अर्थ से आईएसएस तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाई जा सकती है, पर सिर्फ उस कंडीशन में अगर रॉकेट लॉन्च कामयाब हो। ये तरीका है तो अच्छा, लेकिन बहुत कॉस्टली है, क्योंकि एक कार्गो रॉकेट का अर्थ से आईएसएस तक जाने में $200 मिलियन का खर्चा आता है, 1650 करोड़ रुपए। खाना और दूसरी सप्लाईज तो कई महीनों में एक मर्तबा भेजी जाती है, लेकिन दिन की 200 केजी की ऑक्सीजन डिमांड्स को पूरा करने के लिए बार बार रॉकेट्स का इस्तेमाल काफी मुश्किल है। इसीलिए आईएसएस बगैर अर्थ पर डिपेंडेंसी के अपना ऑक्सीजन खुद ही बनाता है। इसमें एक छोटी मशीन है जो कुछ और नहीं बल्कि पानी को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाती है। जब पानी से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है तो वो 2 हिस्सों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस के बबल्स जमा हो जाते हैं। अब अगर यही एक्सपेरिमेंट अर्थ पर किया जाए तो ये बबल्स अपने आप पानी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है गैस का वजन पानी से कम होता है। पर स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, जितना वेट पानी का है उतना ही गैस का, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो। तो अब ऑक्सीजन गैस को पानी से अलग करने के लिए इस मशीन को गोल घुमाया जाता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है, जो कि एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी के तौर पे काम करती है। गोल घुमाने की वजह से पानी साइडों पर चला जाता है और बीच में ऑक्सीजन गैस बच जाती है, जिसको मशीन खुद ही कलेक्ट करके कंटेनर में डाल देती है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अगर आईएसएस में ऑक्सीजन पानी से बनाया जाता है तो फिर पानी स्पेस में कहाँ से आता है। यहाँ पर भी शानदार इंजीनियरिंग अपना कमाल दिखाती है। इसी प्रोसेस में निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को एस्ट्रोनॉट्स के सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करवाकर दोबारा से पानी बना दिया जाता है और आखिर में मीथेन गैस बचती है, जिसको स्पेस में जाया कर दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ऑक्सीजन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज है इस ऑक्सीजन को बचाए रखना, क्योंकि अगर स्पेस स्टेशन में एक छोटा सा भी सुराख हो गया तो इसका नतीजा काफी भयानक हो सकता है। एक ही सेकंड में स्पेस स्टेशन फटकर रेजा रेजा हो जाएगा। हाल ही में तबाह होने वाली टाइटन सबमर्सिबल की एग्जाम्पल हम सबके सामने है। समंदर में प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि टाइटन में कंट्रोल्ड प्रेशर था। जैसे ही उसका हल लीक हुआ तो समंदर के प्रेशर ने 1 सेकंड से भी कम टाइम में उसको बुरी तरह कंप्रेस कर दिया। पर स्पेस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ बाहर का प्रेशर 0, जबकि आईएसएस के अंदर प्रेशर मेंटेन होता है। बिल्कुल टाइटन की तरह अगर इसमें छोटा सा भी क्रैक पड़ा तो ये डीकंप्रेस होकर फट जाएगा। आईएसएस जिस ऊंचाई पर अर्थ को ऑर्बिट करता है, यहाँ पर स्पेस डिब्री बहुत ज्यादा है, जो बहुत ही तेज स्पीड से स्पेस में घूम रही होती हैं। इनमें शामिल हैं सैटेलाइट्स के पार्ट्स और सैकड़ों छोटे बड़े मीटियोराइट्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि आईएसएस इन मीटियोराइट्स से खुद को कैसे बचाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ को 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है। ये इतनी तेज स्पीड है कि अगर ये अर्थ के करीब इतनी स्पीड से उड़े तो पैसिफिक ओशन को सिर्फ 25 मिनटों में क्रॉस कर सकता है। वही पैसिफिक ओशन जिसको पार करने में कमर्शियल प्लेन्स को 13 घंटे लगते हैं। इतनी तेज स्पीड से अगर इसका टकराव रेत के एक जर्रे जितने मीटियोराइट से हो जाए तो ये ऐसा ही होगा जैसे 80 की स्पीड से गाड़ी तरफ से जा टकराए। 23 मार्च 2012 को नासा मिशन कंट्रोल ने आईएसएस के क्रू को रेडियो किया कि कुछ स्पेस डिब्री सीधा आईएसएस की तरफ बढ़ रही है। किसी को भी पता नहीं था कि ये डिब्री कितनी बड़ी है। लगे हाथ उनको सिर्फ 6 मिनट पहले बताया गया था। सारा क्रू फौरन लाइफ बोट्स में चला गया, लेकिन खुशकिस्मती से स्पेस डिब्री आईएसएस के बिल्कुल करीब से बिना टच किए गुजर गई। पर आईएसएस को मीटियोराइट्स के खिलाफ हर बार किस्मत के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। छोटे मोटे जर्रात से बचने के लिए आईएसएस का हल बुलेट प्रूफ मटेरियल से बनाया गया था। जिस तरह बुलेट प्रूफ वेस्ट में अलग अलग लेयर्स होती हैं, इसी तरह आईएसएस के हल को भी अलग अलग लेयर्स मिलाकर बनाया गया था।
सबसे बाहर वाली लेयर एल्युमिनियम की है, उसके बाद एक वुवन मटेरियल की लेयर और उसके भी अंदर दोबारा से एक एल्युमिनियम की लेयर। एक अकेला मेटल इतना मजबूत नहीं होता जितना उसी मेटल को काट कर 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स में फैला दिया जाए। आईएसएस पर हर गुजरते वक्त रेत के दाने जितने माइक्रो मीटियोराइट्स हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ये इसकी बुलेट प्रूफ लेयर्स ही हैं जो आईएसएस को पिछले 26 सालों से बचाए बैठी हैं। पर अगर कभी कोई बड़ा मीटियोराइट आईएसएस की राह में आ जाए तो फिर क्या होगा? गाड़ी की साइज जितना बड़ा नहीं, बल्कि सिर्फ 1 इंच बड़ा। इस केस में इतनी स्पीड से टकराने पर आईएसएस की बुलेट प्रूफिंग भी किसी काम नहीं आएगी। जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल का क्रू पहले से ही आने वाले मीटियोराइट्स की लोकेशन और पोजीशन का अंदाजा लगाए बैठा होता है। अगर ये नुकसान पहुंचाने जैसा होता है तो फिर इस सूरत में पूरे आईएसएस को ही रास्ते से हटाना पड़ता है। आईएसएस में लगे छोटे छोटे थ्रस्टर्स को इस्तेमाल करके इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज की जा सकती है, पर ये थ्रस्टर्स रॉकेट फ्यूल पे चलते हैं और ये फ्यूल आईएसएस के पास बहुत कम होता है, सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए। आईएसएस की अर्थ पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है जो बगैर रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल किए 4,60,000 केजी वजनी आईएसएस की डायरेक्शन आसानी से चेंज कर देता है। इसके सेंटर में छोटे छोटे बॉक्सेस लगे हैं जिनको कंट्रोल मोमेंट जायरोस्कोप्स या फिर सीएमजीज कहा जाता है। पर ये फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आईएसएस की डायरेक्शन को कैसे चेंज करते हैं? इन बॉक्सेस के अंदर फ्लाई व्हील्स लगे हैं जो कि 6,600 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से स्पिन करते हैं। फ्लाई व्हील भारी भरकम गोल पहिए की तरह होते हैं, ठीक ट्रेन पे पहियों जैसे। जब इनको तेज स्पीड से स्पिन करवाया जाता है तो इसमें एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है। ये मोमेंटम आईएसएस की पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है और ऐसे पूरा आईएसएस एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अगर फ्लाई व्हील बहुत तेज घूम रहा होगा तो आईएसएस की डायरेक्शन ज्यादा चेंज होगी और जिस डायरेक्शन में घूम रहा होगा आईएसएस भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आईएसएस को घुमाना हो तो फ्लाई व्हील को भी उल्टी डायरेक्शन में स्पिन करवाया जाता है। इन फ्लाई व्हील्स को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से घुमाया जाता है जो कि आईएसएस में लगे सोलर पैनल्स जनरेट करते हैं। सोलर पैनल्स की बात हो ही रही है तो आपको बताते चलें कि ये सोलर पैनल्स मूवेबल होते हैं क्योंकि आईएसएस इतनी तेजी से अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है कि एक दिन में 16 मर्तबा यहाँ सनराइज होता है और जब सूरज होता भी है तो वो इतनी तेजी से अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है कि अगर सोलर पैनल्स फिक्स होंगे तो उन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी और वो सही से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसीलिए ये सोलर पैनल्स हर वक्त अपनी डायरेक्शन सूरज की तरफ रखते हैं। आईएसएस में लगे सोलर पैनल्स एक वक्त में 120 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी है जिससे अर्थ पर हम 110 एयर कंडीशनर्स आसानी से चला सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स के साथ राब्ता रखना भी मिशन कंट्रोल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। कम्युनिकेशन रेडियो सिग्नल्स के जरिए होती है। ये सिग्नल्स अर्थ को क्रॉस नहीं कर सकते और अक्सर आईएसएस अर्थ के उस पार होता है। इस मसले को हल करने के लिए पहले हवाई जहाज उड़ाए जाते थे जो आईएसएस के रेडियो सिग्नल्स पकड़कर ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल तक पहुंचाते थे। ये तरीका कॉस्टली भी था और काफी अनरिलायबल भी। अक्सर औकात आईएसएस से राब्ता 1 घंटे तक डिस्कनेक्ट हो जाता था, तब तक जब तक वो वापस से अर्थ का ऑर्बिट करके मिशन कंट्रोल की रेंज में ना आ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी में आई तरक्की के साथ हाई अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स की मदद से कम्युनिकेशन का मसला अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आईएसएस को जब भी मिशन कंट्रोल से राब्ता करना हो तो पहले सिग्नल्स सैटेलाइट कैच करती है, फिर वही सिग्नल सैटेलाइट्स के नेटवर्क में भेज दिया जाता है और फिर जो भी सैटेलाइट रेंज में होती है वो सिग्नल को ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल तक रिले कर देती है। इस तरह अब सिर्फ चंद सेकंड्स के डिले के साथ आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स आसानी से अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट पिछले 26 सालों से आईएसएस को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक ऐसा स्पेस स्टेशन जिसको अर्थ की जरूरत कम से कम पड़े।
इसी मकसद से कई इन्वेंशंस तो की जा चुकी हैं, पर अभी भी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करने के लिए अर्थ की मदद लेना जरूरी है, जैसा कि खाने का सामान, पानी को फिल्टर करने के लिए केमिकल्स, स्पेयर पार्ट्स और क्रू की शिफ्टिंग, क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में 8 महीनों से ज्यादा नहीं रह सकता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कई लैब्स मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन बॉडी पे किए जाते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि जब ह्यूमंस मार्स पर या डीप स्पेस में जाएंगे तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ISS तो अर्थ से सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर है, लेकिन जब ह्यूमंस मार्स पर जाएंगे तो वहां ना अर्थ की सपोर्ट होगी, ना ही वापसी का रास्ता इतना आसान होगा।